हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। जैसा कि आप सबको मालूम है, एडुटेरिया की एक नई पुस्तक मार्केट में आ चुकी है, जिसमें लगभग 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जो समान अध्ययन एवं साइंस सभी से मिलाकर है, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जिसमें बीपीएससी एवं बिहार एसएससी सीजीएल है, बिहार दरोगा एवं बिहार कांस्टेबल के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें 100 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसका प्रैक्टिस सेट 3 तक कंप्लीट किया जा सकता है। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 एवं 5 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। आइए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वह वर्ष 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम पारितंत्र कौन है? इसका सही आंसर है बगीचा, ऑप्शन नंबर डी। जबकि वन, समुद्र एवं झील यह सब जो है वह प्राकृतिक पारितंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाली जो है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जलवाष्प है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु को हम लोग कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। और भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसको हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट जो है यह उत्तरी नहीं होती है, यह जो है वो दक्षिणी बिंदु है। उत्तरी बिंदु को हम लोग इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो भारत में जो है वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन दिया गया है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। दूसरा कथन है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक जो है इसका सही है, जबकि 2 जो है वह गलत है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो वह है नर्मदा। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए जो अम्लीय मृदा होती है वह सबसे उपयुक्त है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला है, मानसून निवर्तन होता है। मानसून निवर्तन होता है, यह जो है वह उत्तर पश्चिमी भारत से बंगाल की खाड़ी में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की राजधानी जो है वह कराकस है। क्या है? कराकस है। सही आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसको हमको सुमेलित करना है। तो देखिए, जो भारत है उसमें चक्रवात के नाम से हम लोग जानते हैं, चीन में टाइफून के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जानते हैं, जबकि अमेरिका का जो दिया है वह गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। यह जो है सब तूफान का नाम है। अगला प्रश्न है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति जो है वह मुख्यतः कर्क एवं मकर रेखा के बीच पाई जाती है। किसके बीच? कर्क एवं मकर रेखा के बीच पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो यह मूल कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ही संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने मूल कर्तव्यों को? 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसके लिए जो है वो आर्टिकल 42 में इसका उपबंध किया गया है।
अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में जो है कुछ कथन दिया गया है, उस पर हमको विचार करना है। ये देखते हैं, पहला कथन है, इसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष एवं 62 वर्ष का होता है, जो भी पहले हो आयु तक होता है। यह बिल्कुल सही है। अगला कथन है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। यह भी बिल्कुल सही है। अगला कथन है, इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती हैं। यह तीनों का तीनों सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में हम लोग क्या जाने हैं, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। लेखापाल जो नियंत्रक एवं महालेखापाल जो परीक्षक होता है वह अपना पद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, और इसका जो वेतन है एवं अन्य जो सेवा शर्तें हैं वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यह 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। तो रीट जारी करना जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था। तो दल बदल अधिनियम संबंधी संशोधन जो है वह 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। जो कौन सा संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन था। कौन सा संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो प्रत्यक्ष जो है वह चुनाव का प्रावधान जो है वह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करना संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। तो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने से संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख किस में किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया है। तो वह आर्टिकल 78 में किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ द मॉर्निंग काल्म। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया को जो है हम लोग प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन जो है वह कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का जो प्रस्ताव था वह 14 जून 1947 ईस्वी को पारित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन जो है वह लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था। तो 8 अप्रैल 1957 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र रहा है। तो बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र जो है वह असम रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है। तो एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है। तो वी.एस. नैपाल जो है वो एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इसमें कुछ संधियाँ दिया गया है और उसका ईस्वी दिया गया है। हमको इसका मैच करना है। क्या करना है,
चलिए इसको हम लोग मैच करते हैं। पहला है सूरत की संधि। सूरत की संधि जो है वह 1775 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है पूना की संधि। पूना की संधि जो है वह 1817 ईस्वी में हुआ था। तीसरा है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जो है वह 1665 ईस्वी में हुआ था। और देवगांव की संधि जो है वह 1803 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है? तो गुप्त काल के बारे में जानकारी हमको किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो वह मृच्छकटिकम से। मृच्छकटिकम जो है ग्रंथ से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो कलिंग शासक खारवेल जो था वह जैन धर्म का अनुयायी था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है वह स्कंदगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो यह पल्लव शासकों के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? पल्लव शासकों के द्वारा कराया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? तो चंद्रगुप्त के विषय में यह जो है वह एरियन के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदना कितने समय तक रहता है? संवेदन कितने समय तक रहता है? तो यह जो है 1/10 सेकेंड तक रहता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? हमारे नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसका नियंत्रण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो रक्त की अशुद्धियाँ जो हैं वह वृक्क यानी किडनी में जाकर छनती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का जो है वह 55 से 60% भाग प्लाज्मा का होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा है? तो यह जो है फ्लोरिजिन हार्मोन्स जो है वह पौधे पर पुष्पन होने के लिए आवश्यक हार्मोन्स है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष जो है वह परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है तो इसको जो है हम लोग असंजक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंजक बल बोलते हैं। असंजक बल कहते हैं। सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको जो है हम लोग ससंजक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ससंजक बल बोलते हैं। जब असमान कणों के बीच जो बल लगता है ना उसको हम लोग असंजक बल बोलते हैं, जबकि समान कणों के बीच लगने वाले बल को क्या नाम से जानते हैं? हम लोग ससंजक बल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक को जो हम लोग जल में घोलते हैं तो OH आयन जो है वह मुक्त होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का pH मान होता है। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.2 होता है। साथ में जो खून होता है, ब्लड होता है, उसका pH मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो बादल एवं वायुमंडल का तैरना जो है वह शयनता के कारण होता है। किसके कारण होता है? शयनता के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छाया में
पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधे को सियोफाइटस कहते हैं। क्या बोलते हैं? सियोफाइटस बोलते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मेन रहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो मेन रहीन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वह रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। किसके बीच में है? रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस जो है वह 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत जो है वर्ष 2007 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित जो माप है वह है CPI। CPI इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है वह 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था वह सिद्धार्थ था। और वे 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए थे। और सबसे अधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के द्वारा यह दिया गया था। अगला पॉइंट है, बुद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, जबकि पुनर्जन्म को मान्यता दिया गया है। बौद्ध धर्म में आत्मा का परिकल्पना नहीं किया गया है, लेकिन पुनर्जन्म को क्या किया गया है? मान्यता दिया गया है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने का जो न्यूनतम आयु था वह कितना निर्धारित किया गया था? तो 15 वर्ष निर्धारित किया गया था। गौतम बुद्ध ने अम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। तो स्त्री रत्न किसको घोषित किया था? अम्रपाली को घोषित किया था। अगला पॉइंट है, सर एडवर्ड अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा था। तो एशिया का ज्योतिर्पुंज किसको बोला जाता है? तो गौतम बुद्ध को बोला जाता है। और एशिया का ज्योतिर्पुंज किसने बोला था? तो सर एडविन अर्नाल्ड ने बोला था। इसको याद रखेंगे। आते हैं, कुछ बौद्ध संगतियाँ दिया गया है, उससे संबंधित समय दिया गया है और स्थान दिया गया है कि कहाँ पे यह हुआ था। और उस समय उस संगीति का अध्यक्ष कौन था, और उस समय जो संगीति हुआ था उस समय किसका शासनकाल था। तो देखते हैं, पहली संगीति जो है वो बौद्ध धर्म की पहली संगीति जो है वह 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। और यह जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरी संगति जो है वह 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था। और उसके अध्यक्ष जो है वो सवाकामी थे। और उस समय जो शासक थे वो कालाशोक शासक थे। तीसरी जो संगति है वह 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्य थे। और तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति जो है वह 98 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और यह जो है वह जम्मू कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में हुआ था। और उस समय उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। एवं यह जो है वह कनिष्क के शासन काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है, उसको देखते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। और ऋषभ देव थे। और अरिष्टनेमी जो है वह जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। तथा पार्श्वनाथ जो है वह जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जो थे वह जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए थे। महावीर स्वामी का जन्म जो है वह 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम, वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था।
और महावीर की जो मृत्यु है वह 468 ईस्वी पूर्व में नालंदा के पावापुरी में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था और वे 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार किए थे एवं 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद यानी 42 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 42 वर्ष की उम्र में ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न देखते हैं। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? तो 1885 ईस्वी में किया गया था। और किसने इसकी स्थापना की थी? तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो डेथ वैली जो है वह अत्यधिक उष्णता के कारण जो है इसकी प्रसिद्धि है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ कथन दिया गया है जिसके विषय में हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। जलोढ़ मृदा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? आइए कथन को देखते हैं। पहला कथन है जलोढ़ मृदा जो है वो प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। अगला कथन है प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। अगला पॉइंट है जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसका जो है वह 1 और 3 सही है जबकि 2 गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण की स्थिति में होती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होती है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कौन सा होता है? सूर्य ग्रहण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यूरेनियम के भंडारण में ऑस्ट्रेलिया जो है वह शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित हमको बताना है। तो जो डेविस जल संधि है वह सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। बाकी जो है 10 डिग्री चैनल जो है वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप के बीच में है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? अंडमान एवं निकोबार के बीच में है। डोबर जल डमरूमत जो है वह इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के बीच में है। और मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो कौन सा स्थल प्रचलित है? यह जो है भीतरकनिका स्थल प्रचलित है और यह कहाँ है? यह जो है उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को जो है वो पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है जिसको हम लोग CFC के नाम से भी जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को एजी टांसले के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिम की ओर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? तो इसमें जो है वह नर्मदा, माही एवं ताप्ती जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं जबकि महानदी जो है वह पूरब की ओर बहती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह कैसी अभिक्रिया है? तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण जो है वह ऑक्सीकरण नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है
रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबड़ जो है वह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण होता है वह समतल एवं उत्तल दर्पण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए लर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? मिश्रण के पृथक्करण विधियों को बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। इनमें से सभी जो है वह मिश्रण के पृथक्करण का विधियां है। रावाकरण, आसवन, निस्यंदन एवं उदरपातन जो है ये सभी क्या है? पृथक्करण की विधियां हैं। मिश्रण पृथक्करण की क्या है? विधियां हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मदा जनन अंग में से हार्मोन्स का स्रावण होता है। मनुष्य में मदा जनन अंग से हार्मोन्स का स्रावण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन यह सभी जो है वह मदा जनन अंग से प्रवाहित होता है, स्रावित होता है। आगे कुछ विटामिन्स दिया गया है और उसका प्रभाव दिया गया है। इसको हमको क्या करना है? मैच करना है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसे पहला है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है वह जनन क्षमता की कमी करता है। टोकोफेरॉल की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन जो है वह चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है, इसकी कमी से। उसके बाद थायमिन जो है, थायमिन की कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। और साइनोकोबालामिन जो है वह तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियों से संबंधित है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो है वह कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक कौन सा है? तो जूल जो है वह ऊर्जा का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो संविधान के जो है वह 9 के ख में जो है भाग 9 के ख में जो है वह सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है, उपबंध किया गया है। आगे देखते हैं। कुछ कथन दिया गया है जिस पे विचार करना है और इसमें सही कथन पे जो है उसको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है वह सही कथन है। तो आइए देखते हैं। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है। यह गलत है। अगला कथन है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है रीट जारी करता है। यह बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कुछ जो है वह कथन दिया गया है। आइए उस पर विचार करते हैं। पहला कथन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बिल्कुल सही है। अगला कथन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। यह भी सही है। अगला है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए थे। यह भी बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है। यह गलत है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। इसका सही आंसर है 1, 2 एवं 3, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? इसका देखते हैं हम लोग। पहला है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्ताक्षर किया गया। यह सही है। दूसरा है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था किया गया। यह भी सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। यह भी सही है। उपरोक्त सभी जो है यह सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्री का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो यह जो है डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से नहीं है? तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण करना जो है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में कौन शामिल नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अवध जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए सरदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सरदा अधिनियम जो है वह 1930 ईस्वी में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1930 ईस्वी में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम भारतीय किसान स्कूल का स्थापना जो है वो NG रंगा के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादक किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन जो है वह देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1909 का लाहौर अधिवेशन के तहत। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है वह 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं को हमको चुनना है। इसमें पहला कथन है, जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है, सैफुद्दीन किचली एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी, यह भी बिल्कुल सही है। और इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, यह गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो भारत में चांदी जो है वो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता काल में पाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शिलादित्य की उपाधि जो है वो हर्ष के द्वारा धारण किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो कृष्ण और विष्णु का अवतार किस संत को माना जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को जो है वह कृष्ण एवं विष्णु का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किसके द्वारा कराया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो है वो पाल वंश से संबंधित थे। किससे थे? किस वंश से संबंधित थे? पाल वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था? तो अपने राज्य वैद्य जीवक को किसने भेजा था? तो बिंबिसार के द्वारा भेजा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो है वो भारत आया था। सही आंसर ऑप्शन ए नंबर। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का यात्री था और वह 1333 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, तारीख-ए-मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो तारीख-ए-मुबारक शाही नामक पुस्तक जो है वो याहिया बिन अहमद सिरहिंदी के द्वारा लिखा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल जो है वो सबसे लंबा रहा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी विज्ञान की शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों एवं पौधों की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है।
जानवरों एवं पौधों की संरचना के बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान को किस नाम से जानते हैं? तो एनाटॉमी विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है वह विदेशी निवेशियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति एवं बाह्य अनुदान, इन तीनों को शामिल किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? तो सरकारी बॉन्डों की बिक्री एवं खरीद को जो है वह ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वह विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, जबकि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो है यह तीनों रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत आयात निर्यात बैंक की स्थापना जो है वह 1982 ईस्वी में किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है वह IMF के द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न नहीं है, कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। बिम्बिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था? तो ब्रह्मदत्त को हराकर जो है वो बिम्बिसार अंग को मगध में मिला लिया था। बिम्बिसार ने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था एवं भगवान बुद्ध की सेवा में अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। बिम्बिसार जो है उसकी हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था और अजातशत्रु को जो है वह कुनिक उपनाम से जाना जाता है। अजातशत्रु को किस उपनाम से जाना जाता है? कुनिक उपनाम से जाना जाता है। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। और उदयन ने मगध का उदयन जो है वह पाटलिग्राम का स्थापना किया था। पाटलिग्राम का स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था और बाद में इसने ही पाटलिग्राम को जो है वह मगध का राजधानी बनाया था। अगला है, अशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से फिर पाटलिपुत्र स्थापित किया था। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध का राजधानी बनाया, फिर जो शिशुनाग आया उसने अपनी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर लिया और उसके बाद जो है कालाशोक आया जिसने अपनी राजधानी को वैशाली से फिर पाटलिपुत्र स्थापित किया। अगला पॉइंट है, बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु जो है वह जैन धर्म के अनुयायी थे और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। बिम्बिसार किस धर्म को अनुयायी थे? तो बिम्बिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे और बाद में बौद्ध धर्म उसके अनुयायी बन गए। अगला है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद थे और नंद वंश का अंतिम शासक जो है वह घनानंद था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यह सेट यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे की सीरीज इसके आगे की वीडियो में जारी रखा जाएगा। धन्यवाद।